नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट्स अफेयर के प्रोग्राम को लेकर के। तो इस डेली करंट्स अफेयर के माध्यम से जो तमाम न्यूज़पेपर्स रहते हैं, चाहे वो जनसत्ता हो, द हिंदू हो या अन्य लोकल समाचार पत्र हो, उनकी खबरों को, साथ ही साथ डीडी न्यूज़ की खबरों को, एआईआर की खबरों को, पीआईबी की खबरों को, इन सभी खबरों को लगभग सम्मिलित करते हुए जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन्हें आप तक लाया जाता है। और इसमें एमसीक्यू और व्याख्या के माध्यम से उन खबरों तक आपको पहुंचाया जाता है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जब आप परीक्षा हॉल में बैठें तो डेली करंट अफेयर से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकें। तो चलिए, इसी उद्देश्य के साथ आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर कर दें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। तो अभी हाल ही में गोस्वामी तुलसीदास जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो भक्ति आंदोलन आप लोगों को पता होगा, और तुलसीदास जी प्रमुख रूप से भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं और ये एक वैष्णव संत हैं। और इनकी अभी हाल ही में जयंती मनाई गई। तो कौन सी जयंती थी? 450वीं, ऑप्शन बी 600वीं, ऑप्शन सी 700वीं, ऑप्शन डी 500वीं। तो ये 500वीं जयंती थी। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो हाल ही में महान वैष्णव संत गोस्वामी तुलसीदास की 500वीं जयंती मनाई गई। तो ये कौन थे? वैष्णव संत थे और अभी 500वीं जयंती मनाई गई। चलिए हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात कर लें तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। उनका वास्तविक नाम राम बोला दुबे था। वे मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी आ जाता है कि गोस्वामी दास जी किसके समकालीन थे, या गोस्वामी दास जी के बारे में न पूछे तो प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पूछ लेता है और कूट में मैच करने को दे देता है। तो आप लोग जानते रहिए कि गोस्वामी तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। उनके प्रमुख योगदान की बात करें तो उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। और ये रामचरितमानस पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भी छाया हुआ है, क्योंकि जो भगवान राम के अनुयायी हैं, प्रमुख हिंदू देवताओं में से प्रमुख पुरुषोत्तम श्री राम माने जाते हैं और उनके जो अनुयायी हैं ये रामचरितमानस का पाठ जरूर करते हैं। ठीक है, और संकीर्तन भी होता है। तो उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने भगवान राम की कथा को क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत करके इसे जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। अन्य साहित्यिक रचनाओं की बात करें तो दोहावली, साहित्य रत्न, रत्न रामायण, गीतावली, कृष्ण गीतावली और कृष्णावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख अन्य रचनाएं हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेष निम्नलिखित में से किस राज्य में खोजे गए थे? ठीक है, तो किस राज्य में खोजे गए थे और अभी ये क्यों चर्चा में है, तो यही बताना है। तो पिपरहवा अवशेष जो है ये भगवान बुद्ध से संबंधित है और ये जो है अभी चर्चा में इसलिए है कि एक जो है ये विदेश में स्थापित मतलब था और हांगकांग में था और वहाँ से नीलामी होनी थी वहाँ पर इस अवशेष की। तो नीलामी न करके भारत सरकार इसे वापस ले आई है, तो इसीलिए यह चर्चा में है। तो कहाँ पर खोजे गए थे यही प्रश्न है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यह उत्तर प्रदेश में खोजे गए थे। चलिए हम लोग बात करें तो पिपरहवा अवशेष के बारे में। तो उत्खननकर्ताओं ने वर्ष 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरहवा स्तूप में पिपरहवा अवशेषों की खोज की थी, जिसे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली यानी प्राचीन कपिलवस्तु माना जाता है। अवशेषों में हड्डियों के टुकड़े,
क्रिस्टल के ताबूत, सोने के आभूषण और अन्य अनुष्ठानिक प्रसाद शामिल हैं। एक ताबूत पर ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख है जो अवशेषों को प्रत्यक्ष रूप से भगवान बुद्ध से जोड़ता है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि इन्हें शाक्य कुल द्वारा स्थापित किया गया था। तो इन आप लोगों को पता होगा इनके पिता शाक्य कुल के थे और राजा थे। ठीक, तो भारत इन अवशेषों को AA यानी पुरावशेषों के रूप में वर्गीकृत करता है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय कानून के तहत उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। भारतीय कानून इनकी बिक्री या निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है तथा इन्हें नीलाम करने या हटाने का कोई भी प्रयास अवैध है, जबकि अधिकांश अवशेष वर्ष 1899 में भारतीय संग्रहालय कोलकाता को सौंप दिए गए थे। ब्रिटिश उत्खननकर्ता विलियम क्लैस्टन पेप्पे के वंशजों ने कुछ अवशेष अपने पास रख लिए जो अब नीलामी बाजार में सामने आ रहे थे। भारत की कार्रवाई क्या हुई इस संदर्भ में, तो हांगकांग में प्रस्तावित सोथबी नीलामी के बारे में जानकारी के बाद संस्कृति मंत्रालय ने कानूनी नोटिस जारी कर इसे तत्काल रोकने की मांग की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा हस्तक्षेप हेतु हांगकांग स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास से संपर्क किया गया। उसके बाद ये वापस आया। अब कपिलवस्तु के बारे में देख लेते हैं। तो वर्ष 1998 में पिपरवा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के पास के स्तूप स्थल पर एक उत्कीर्ण ताबूत की खोज से इस स्थान को प्राचीन कपिलवस्तु के साथ पहचानने में सहायता प्राप्त हुई। ताबूत के ढक्कन पर अंकित अवशेष अभिलेख बुद्ध और उनके समुदाय शाक्य के अवशेषों का उल्लेख करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1971 से 1977 में पुनः स्तूप का उत्खनन किया गया, जिसमें 2 अतिरिक्त शैल खटी अवशेष संदूक मिले, जिनमें कुल 22 पवित्र अस्थि अवशेष थे जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए हैं। इसके बाद पिपरवा के पूर्वी मठ में विभिन्न स्तरों और स्थानों से 40 से अधिक टेराकोटा मोहरों की खोज हुई, जिससे यह स्थापित हुआ कि पिपरवा ही प्राचीन कपिलवस्तु था। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखें तो पिपरवा अवशेषो98 का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व ही है। पिपरवा अवशेष भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेषों से जुड़े माने जाते हैं। ये अवशेष 1898 में विलियम क्लैस्टन पेप्पे द्वारा पिपरवा उत्तर प्रदेश में खोजे गए थे। इन अवशेषों को ईसा पूर्व 3री शताब्दी में भगवान बुद्ध के अनुयायियों द्वारा स्थापित किया गया था। यह खोज भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेषों में से एक मानी जाती है। इन अवशेषों का वैश्विक बौद्ध समुदाय के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक मूल्य है। तो बौद्ध धर्म के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसकी स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने की थी और प्रारंभ में यह जो है सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। चलिए हम लोग थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सिद्धार्थ के रूप में जाने जाने वाले एक बालक 563 ईसा पूर्व में यानी BC में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ था? नेपाल, लुम्बिनी, ठीक है, और कपिलवस्तु के निकट इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम जो है कौशल वंश की राजकुमारी के नाम पर जाना जाता है और इनके पिता जो है कपिलवस्तु के शासक थे और शाक्य गणराज्य से संबंधित थे और वहाँ की मुखिया भी थे। और भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान की प्राप्ति को ही जो है निर्वाण कहते हैं। तो इनके संबंध में 5 प्रमुख घटनाएं याद कीजिएगा। तो बुद्ध का जन्म जो है ये कमल से दर्शाया जाता है, तो ये मिलान करने के लिए आ जाता है। तो आप याद रखिएगा बुद्ध जी का जन्म जो है कमल से दर्शाया जाता है। गृह त्याग किया था उन्होंने, तो गृह त्याग किया तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं और इसको जो है घोड़े से दर्शाया गया था, घोड़े से दर्शाया जाता है, ठीक है।
ज्ञान की प्राप्ति जिसे निर्वाण कहते हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति इसकी बात करें तो यह जो है बोधि वृक्ष के नाम से, बोधि वृक्ष से दर्शाया जाता है। और प्रथम उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो धम्म चक्र परिवर्तन, और इसे चक्र से दिखाया जाता है। मृत्यु जो है इनकी कहाँ पर हुई थी, तो मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, और उसे महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में हुआ था। ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही जो है इन्हें क्या कहा गया था, बुद्ध के नाम से जाना गया था। प्रारंभिक नाम तो आप लोग जानते होंगे ना, सिद्धार्थ। तो ये थी बुद्ध जी के संबंध में कुछ बातें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पीएम एकता माल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य विकल्प का चयन करें। अब ये पीएम एकता माल के बारे में बात हो रही है। ठीक है। इसी के संदर्भ में हमें विचार करना है। तो भारत सरकार ने एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के अंतर्गत प्रधानमंत्री एकता माल यानी पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना हेतु 27 राज्यों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, यह निर्णय देश के पारंपरिक भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग चिन्हित और स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को स्थायी विपणन मंच प्रदान करने की वकालत करता है। ठीक है, कि या करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कदम माना जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, पीएम एकता माल की योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। हमें क्या बताना है, असत्य विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 3, ऑप्शन सी कह रहा है 2 और 3, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो पीएम एकता माल के संदर्भ में क्या है कि यह जीआई टैग से संबंधित जो भी उत्पाद रहेंगे उन्हें एक जगह एक ही बिल्डिंग में विपणन से संबंधित और खरीद बिक्री से संबंधित एक ही जगह स्थापित किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक जगह पर ही जीआई टैग से संबंधित वस्तुएं प्राप्त हो सकें। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यह योजना वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। तो असत्य कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो एक जिला एक उत्पाद को मिलेगा नया मंच, 27 राज्यों को पीएम एकता माल की मंजूरी मिली है, इसीलिए यह चर्चा में है। तो भारत सरकार ने एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के अंतर्गत प्रधानमंत्री एकता माल की स्थापना हेतु 27 राज्यों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह निर्णय देश के पारंपरिक भौगोलिक संकेतक चिन्हित और स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को स्थायी विपणन मंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केवल पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिसे अभी तक केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है। तो आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल को अभी मंजूरी नहीं दी गई है। यूनिटी माल योजना के बारे में बात करें और उसके उद्देश्य और स्वरूप की बात करें, तो पीएम एकता माल योजना 2023-24 के
केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष खुदरा स्थान प्रदान करना है, जहां वे अपने विशिष्ट ओडीओपी और जीआई चिन्हित उत्पादों को प्रदर्शित और बेच सकेंगे। यह योजना वित्त मंत्रालय के राज्य पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता के भाग 4 के अंतर्गत संचालित की जा रही है। अन्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 4796 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। कुल 5000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था। राज्यों को माल के लिए भूमि निःशुल्क देनी होगी या खरीद का खर्च वहन करना होगा। माल्स को राज्य की राजधानी या प्रमुख वित्तीय पर्यटन केंद्रों में स्थापित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत पर आधारित है। राज्यों को स्वीकृतियां और आवंटन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में के लिए 370.25 करोड़, आगरा, लखनऊ, वाराणसी में 3 माल स्थापित किए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 284 करोड़ जो उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। असम की बात करें तो 226 करोड़, तमिलनाडु की बात करें तो 223 करोड़ जो चेन्नई में स्थापित होगा। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में 212.69 करोड़ से स्थापित होगी क्या पीएम यूनिटी माल। गुजरात व तेलंगाना की बात करें तो दोनों राज्यों में 202 करोड़ रुपए प्रत्येक राज्य को दिया जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो 195.14 करोड़ रुपए दिया जाएगा और यह नवी मुंबई में स्थापित होगा। लाभ और संभावनाओं की बात करें, इससे क्या लाभ होगा और क्या संभावनाएं हैं, तो यह योजना देश भर के कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और सूक्ष्म उद्यमियों को शहरी बाजारों में स्थायी मंच प्रदान करेगी। इससे न केवल ओडीओपी और जीआई उत्पादों की बिक्री में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पहल वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान की भावना को सशक्त करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो इलेक्ट्रिसिटी मिड ईयर अपडेट 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है। तो इलेक्ट्रिसिटी मिड ईयर अपडेट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है, यही बताना है हमें। तो विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए के द्वारा, और ऑप्शन डी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी के द्वारा। तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी मिड ईयर अपडेट 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। इसके तहत वैश्विक मांग और उपयोग की बात करें तो आईईए की इलेक्ट्रिसिटी मिड ईयर अपडेट 2025 रिपोर्ट 30 जुलाई को जारी किया गया। रिपोर्ट जो है 2025-26 में वैश्विक बिजली मांग पिछले दशक की तुलना में कहीं तेज़ी से बढ़ेगी, यह बताता है। इस बढ़ते हुए मांग का कारण क्या होगा कि इसमें इस वर्ष यानी 25-26 में एयर कंडीशनरों का उपयोग बढ़ रहा है, इसलिए ऊर्जा खपत की मांग में बढ़ोतरी होगी। डाटा सेंटर का विस्तार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता चलन भी एक प्रमुख कारण बताया गया है और उद्योगों और उपकरणों से बढ़ती मांग भी एक प्रमुख कारण है। 2024 में बिजली की मांग में 4.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 2025 में अनुमानित वृद्धि दर 3.3% है और 2026 में 3.7 रहने की उम्मीद है। यह वृद्धि दर 2015 से 2023 के दौरान 2.6% से अधिक है। 2026 तक वैश्विक बिजली खपत 29,000 टेरावाट घंटे से अधिक हो जाएगी। एक नया रिकॉर्ड आर्थिक मंदी के बावजूद हीट वेव बिजली की मांग को लगातार बढ़ा रही है। तो अभी देखिए इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि 2026 तक वैश्विक बिजली खपत कितना होगा, 29,000 टेरावाट। टेरावाट मतलब 10 के पावर 12 वाट, इतना वाट की खपत होगी वैश्विक रूप से। यानी 29,000 के आगे 12 बार जीरो लगा दीजिए, उतना वाट की खपत होगी वैश्विक रूप से 2026 में 26 तक।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह किस पद पर नियुक्त हुए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल हैं और ये किस पद पर नियुक्त हुए हैं यही बताना है आपको। तो ऑप्शन ए कह रहा है सेना प्रमुख, ऑप्शन बी कह रहा है थल सेना प्रशिक्षण प्रमुख, ऑप्शन सी उप सेना प्रमुख, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो अभी जो है इनको पुष्पेंद्र सिंह जी को जो लेफ्टिनेंट जनरल है उन्हें उप सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए हम लोग बात करें, व्याख्या की ओर बढ़ें। तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह नए सेना उप प्रमुख बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 2 अगस्त 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे, यानी आज जो है वो पदभार ग्रहण कर लेंगे। उन्हें 4 पैरा यानी स्पेशल फोर्सेस में दिसंबर 1987 में कमीशन किया गया था। उनका सैन्य करियर 35 वर्षों से अधिक का है। ऑपरेशन पवन, मेघदूत, रक्षक और आर्चिड में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के अंतर्गत लेबनान और श्रीलंका में भी सेवाएं दी हैं। अप्रैल 2022 से राइजिंग स्टार कॉमर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में भी कार्य किया है। अति विशिष्ट सेवा मेडल भी इन्हें दिया गया है और सेना मेडल भी 2 बार प्राप्त कर चुके हैं और सेना मेडल से 2 बार सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इन स्पेस बोलते हैं, तो कौन सी संस्था है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस की बात हो रही है, ने हाल ही में किस कंपनी को अगले 5 साल के लिए इंटरनेट सेवा के लिए भारत में कमर्शियल ऑपरेशन की मंजूरी दी है? तो इंटरनेट सेवा के लिए मंजूरी दी है इन स्पेस ने, किस कंपनी को दी है? तो यूटेलसैट, वनवेब, रिलायंस जियो, स्टारलिंक और एसीटी। तो अभी जो है स्टारलिंक को मंजूरी मिल गई है। इसके पूर्व स्टारलिंक जो है श्रीलंका में भी अपनी सेवाएं शुरू कर चुका है और अभी जो है उसे भारत में भी मंजूरी मिल चुकी है। तो जब श्रीलंका में शुरू किया था तो हमने इसे कवर किया था डेली करंट अफेयर में, और अभी भारत में भी मंजूरी मिल गई है, तो इसलिए अब इसे भी शामिल कर रहे हैं करंट अफेयर में। चलिए हम लोग बात करें। तो स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने का लाइसेंस मिला है। स्टारलिंक परियोजना स्पेस एक्स द्वारा निम्न भू कक्षा में स्थापित उपग्रह समूह सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन सिस्टम है, जिसका उद्देश्य वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करना है। तो निम्न भू कक्षा में है, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में है। लियो की दूरी कितनी होती है? 2000 किलोमीटर तक। ठीक है। एक होता है मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसकी जो दूरी होती है लगभग 36,000 या 35,786 किलोमीटर तक होती है। ठीक। और एक होता है जियो, इसकी दूरी जो होती है, ये जो सैटेलाइट होते हैं ये 36,000 से अधिक की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं। तो जो ये स्पेस एक्स का जो स्टारलिंक परियोजना है, इसमें विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। किस कक्षा में? लियो में। ठीक है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो सैटेलाइट इंटरनेट या उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के बारे में बात करें तो सैटेलाइट इंटरनेट या सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले संचार उपग्रहों के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। इसके महत्व की बात करें तो डिजिटल विभाजन को कम करना, यानी यह उन क्षेत्रों में भी पहुंच सकता है जहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है। सुदूर जो गांव हैं, भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड के जरिए नहीं पहुंच सका है, वहाँ पर इससे इंटरनेट कनेक्शन पहुँचाया जा सकता है। यह दूरस्थ क्षेत्रों सहित हर जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। आपदा प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। आपदा प्रवण
या भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों जैसे सियाचिन, पूर्वोत्तर भारत आदि में संचार हेतु सहायता प्रदान करता है। उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए समर्थन भी इसका महत्व है। तो यह ग्रामीण भारत में स्मार्ट कृषि, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टेलीमेडिसिन और दूरस्थ शिक्षा को अपनाने में सुविधा प्रदान करता है। सैन्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में उपयोग की बात करें तो अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे सियाचिन ग्लेशियर में बेहतर इंटरनेट सुविधा के लिए भारतीय सेना द्वारा पहले से ही इसका उपयोग किया जा रहा है। चुनौतियां क्या हैं इस क्षेत्र में? तो अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च लागत, यानी जो गांव सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं और वहां तक अभी कोई सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? वहां पर गरीबी है और गरीबी के चलते वो जो है ऐसे क्षेत्रों में निवास नहीं कर पा रहा है जहां पर ये सब बुनियादी सुविधाएं होती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में भी जब हम ये इंटरनेट सुविधाएं पहुंचाएंगे तो क्या है, उसकी उच्च लागत वहन क्षमता जो है वो उस व्यक्ति के अनुसार नहीं होगी। तो यह जो है ये प्रमुख चुनौती है। पारंपरिक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की तुलना में यह बहुत अधिक महंगा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी व्यवहार्यता सीमित हो जाती है। मांग आपूर्ति असंतुलन बना रहेगा। शहरी क्षेत्रों में पहले से ही सस्ते व तेज ब्रॉडबैंड विकल्प मौजूद हैं। और अवसंरचना संबंधी एवं तकनीकी बाधाएं की बात करें तो इसमें उपग्रह एवं टर्मिनल की अधिक लागत है। लेटेंसी और एवं बैंडविड्थ संबंधी चिंताएं आदि शामिल हैं। अन्य चुनौतियों की बात करें तो डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएं, विनियामक बाधाएं और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दे आदि मौजूद हैं। तो ये सब कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। आगे की राह क्या होगी? तो इस संदर्भ में बात करें तो उपग्रह आधारित इंटरनेट का उपयोग एक सहायक समाधान के रूप में करना है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ग्रामीण, दूरस्थ और आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में किया जा सकता है। हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो दक्षता को अधिकतम करने के लिए उपग्रह और स्थलीय नेटवर्क को मिलाकर हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने पर ध्यान देना होगा। इसमें हार्डवेयर लागत कम करना होगा और स्थानीय आधार पर मूल्य निर्धारण करना होगा और भारतीय दूरसंचार कंपनियों के साथ सहयोग करना इसमें शामिल होगा, क्योंकि अन्य जो भारतीय दूरसंचार कंपनियां हैं जैसे VI हो गया, एयरटेल हो गया या जियो हो गया, रिलायंस का जियो हो गया, BSNL हो गया जो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है, इन सब से भी सहयोग स्थापित करना होगा, क्योंकि इनकी भी कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग है वो प्रभावित होगी। ठीक है, तो इनसे भी सहयोग स्थापित करना होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। अभी जो है मिड टर्म एनर्जी रिपोर्ट की बात हुई थी, उसे किसने जारी किया है? तो IEA ने। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर 2026 तक 29,000 टेरावाट की डिमांड बताई गई है। अब हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन ए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक। तो यह जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। चलिए हम लोग इसके व्याख्या को देखें। तो IMF का रिपोर्ट अभी जारी हुआ है। ठीक है, किस नाम से? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नाम से, और इसका शीर्षक है ग्लोबल इकोनॉमी टेनस रिजिलियंस एमिड परसिस्टेंट अनसर्टेनिटी, यानी कि इस समय जो वैश्विक स्थिति है वो क्या है? स्थिर बनी हुई है, और ये इस दौर में भी स्थिर बनी हुई है जब तमाम तरीके के गतिरोध देखे जा रहे हैं, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध, फिर उसके पहले जो है कोविड का समय आया था, कोविड के बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ,
फिर गाज़ा पट्टी में जो है हवाई हमला हो रहा था, ठीक है। फिर ईरान और इजराइल के मध्य जो हुआ, इस संदर्भ में भी देखें अभी म्यांमार और थाईलैंड में भी कुछ झड़प चल रही है, बांग्लादेश में भी उठक पटक चल रहा है और वहाँ पर तख्ता पलट भी हुआ। तो ये सब तमाम तरीके की जो व्यवधान हुए, अनसर्टेनिटी बनी रही, इसके बावजूद जो है ग्लोबली स्तर पर जो इकोनॉमिक है वो स्थिर बनी हुई है, ठीक है। तो इसी शीर्षक से ये रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था लचीली यानी रेजिलियंट तो रही है, लेकिन उसके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। 2020 के बाद से वैश्विक मंदी की आशंका बार बार उठी, पर फिर भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई नहीं है। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक सप्लाई चेन को बाधित किया, जिससे महंगाई में भारी वृद्धि हुई। IMF साल में 2 बार WEO यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। कब कब? अप्रैल और अक्टूबर में, और 2 बार अपडेट करता है। कब कब? जनवरी और जुलाई में। तो अभी जुलाई में अपडेट किया है। अब ये देखिए वैश्विक स्तर पर क्या है। तो ग्रोथ रेट की बात करें परसेंटेज में, 2023, 2024, 2025, यहाँ पर 2025 की बता रहा है। तो वर्ल्ड आउटपुट के बारे में बात करें तो 2025 में 3% के हिसाब से बना हुआ है, और इस पूरे रिपोर्ट में जो भारत की स्थिति है वो क्या बताया जा रहा है, वो लगभग 2023, 2024 और 2025 में भी मतलब विश्व के अग्रणी देशों में शुमार है। तो यहाँ पर वैश्विक रूप से इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी है, यानी 6.4% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यही दर्शा रहा है। वहीं चीन की बात करें तो 4.8% है, US की बात करें तो 1.9% है, और जर्मनी की बात करें तो 0.1% है, UK 1.2% है, ठीक है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं। चलिए हम लोग IMF के बारे में देख लेते हैं, जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है। तो IMF की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यानी न्यू हैम्पशायर USA में हुई थी, और उसी के तहत ये आया था। औपचारिक गठन कब किया गया था? तो 27 दिसंबर 1945 को 29 देशों द्वारा हस्ताक्षर हुआ था, और तब से इसको औपचारिक गठन माना जाता है। तो 27 दिसंबर 1945 को आप औपचारिक रूप से इसका गठन का या स्थापना का वर्ष मान सकते हैं। इसने कार्य जो है 1 मार्च 1947 से वित्तीय गतिविधियां शुरू की थी, और इसके मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC अमेरिका में अवस्थित है IMF का। इसमें सदस्य देश की बात करें तो आप सदस्य देश कितने हैं? 193 से ज़्यादा है। स्थापना की पृष्ठभूमि की बात करें तो महामंदी 1930 और द्वितीय विश्व युद्ध की आर्थिक तबाही के बाद वैश्विक स्थिरता के लिए स्थापित किया गया था। जब 1945 में 44-45 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो जो वैश्विक रूप से अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई थी, और उसे फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ कि हम किस तरीके से आगे की नीतियां बनाएं जिससे वैश्विक रूप से स्थिरता बनी रहे, तो और ट्रेड और व्यापार जो है ये फलता फूलता रहे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए IMF का गठन किया गया था। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो IMF और विश्व बैंक दोनों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से जन्मी हुई हैं, ठीक है। IMF का उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, आर्थिक संकट में मदद देकर सुधार लाना, और व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना। तो आर्थिक संकट में मदद देकर सुधार लाना, अभी पाकिस्तान में देखे होंगे किस तरीके से आर्थिक संकट था, और वहाँ पर वित्तीय मदद पाया पाकिस्तान ने। और जब भारत जो है 1990-91 का दौर जब था, और उस समय
फॉरेक्स रिजर्व भारत के पास लगभग 2 सप्ताह का ही बचा हुआ था, तो उस समय आईएमएफ ने मदद की और भारत जो है अपने आप को सरवाइव कर पाया और फिर से वित्तीय स्थिरता बनी हुई है। ओपन एलपीजी की नीति लागू की गई ना, लिबरलाइजेशन के रूप में देखा जा सकता है, और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1990-91 का दौर आप लोग भली भांति जानते होंगे, इकोनॉमी में पढ़े होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। तो अभी क्यों बात हो रही है? केंद्रीय मंत्री ने संसद में सूचित किया है कि भारत की नीली अर्थव्यवस्था का रूपांतरण निवेश, नवाचार और सतत विकास शीर्षक वाले श्वेत पत्र में वर्ष 2035 तक का रोड मैप प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए चर्चा में है। तो ब्लू इकोनॉमी में समुद्री संसाधनों के साथ साथ समुद्री, सामुद्रिक और तटीय क्षेत्रों में मानव निर्मित अवसंरचना भी शामिल है। यह आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय संधारिता और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत की ब्लू इकोनॉमी 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ पर आधारित है। तो इस संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में। तो यहाँ पर कोई भी असत्य नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? न ही 1 और न ही 2, ऑप्शन डी। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी किया गया है। भारत के समुद्री संसाधनों की क्षमता को प्रकट करने का रोड मैप प्रस्तुत करता है यह श्वेत पत्र। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने संसद को सूचित किया है कि भारत की नीली अर्थव्यवस्था का रूपांतरण निवेश, नवाचार और सतत विकास शीर्षक वाले श्वेत पत्र के रूप में वर्ष 2035 तक का रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। तो स्टेटमेंट में आ जाए कि अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया है और इस श्वेत पत्र के माध्यम से कब तक, किस वर्ष तक का रोड मैप प्रस्तुत किया गया है? तो 2035 तक, यानी 10 सालों के लिए रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य व्यवहार्य परियोजना को प्राथमिकता देना तथा नीली अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में स्थापित करने के लिए निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है। ब्लू इकोनॉमी है क्या? तो ब्लू इकोनॉमी में समुद्री संसाधनों के साथ साथ समुद्री, सामुद्रिक और तटीय क्षेत्रों में मानव निर्मित अवसंरचना भी शामिल है। यह आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय संधारिता और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देती हैं। इसके महत्व की बात करें तो भारत की ब्लू इकोनॉमी 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर आधारित है। यह राष्ट्रीय समृद्धि का प्रमुख इंजन है और विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। कुछ चुनौतियां भी हैं, तो जैसे क्षेत्रक के आधार पर समुद्री जीवित संसाधन की बात करें तो पर्यावरणीय दृष्टि से अति मत्स्यन, प्रदूषण और मैंग्रोव प्रवाल, मत्स्यन भंडार पर जलवायु का प्रभाव आदि जो है ये पड़ता है। नीति व गवर्नेंस के स्तर पर देखें तो मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी है। तकनीकी व अवसंरचना के बारे में बात करें तो कोल्ड चेन की कमी है। जो भी मछुआरे हैं वो अपना जब भी मछली पकड़ते हैं तो क्या है, वो मछली जो है कच्चा माल है और बहुत जल्दी ख़राब होगा, तो कोल्ड चेन की कमी महसूस की जाती है। आधुनिक तकनीकी की कमी है। सी वीड केज और फार्मिंग आदि जैसी चुनौतियां हैं। वित्तीय व निवेश की बात करें तो सीमित ऋण उपलब्ध है, कम निजी निवेश है और कमज़ोर बीमा पैठ आदि ये कुछ चुनौतियां हैं। सामाजिक समानता की बात करें तो तटीय समुदायों का विस्थापन और बेदखली, लाभ एवं लागत का असमान वितरण आदि शामिल है। अब तटीय नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो समुद्री नितल का क्षरण, चक्रवात जोखिम आदि है। नीति गवर्नेंस के स्तर पर देखें तो एकीकृत बांधे की आवश्यकता है। वहीं तकनीकी और संरचना की बात करें
तो विकासशील ट्रांसमिशन अवसंरचना, आयात लागत अधिक होना आदि जो है ये प्रमुख चुनौतियां हैं। वहीं वित्तीय निवेश की बात करें तो दीर्घकालिक वित्त पोषण की कमी है। वहीं सामाजिक व समानता की बात करें तो कौशल की कमी, तटीय समुदाय की कम भागीदारी आदि मौजूद है, कुछ चुनौतियां हैं। फिर अगले चुनौती के रूप में बात करें तो तटीय पर्यटन और धरोहर संरक्षण की बात करें तो पर्यावरण के संबंध में बंदरगाह प्रदूषण और जलवायु से जुड़े चक्रवात आदि आते रहते हैं, ये चुनौतियां हैं। नीति गवर्नेंस के क्षेत्र में कमजोर केंद्र राज्य समन्वय है। वहीं तकनीकी अवसंरचना की बात करें तो उच्च लॉजिस्टिक लागत और सीमित शिप बिल्डिंग क्षमता आदि ये कुछ चुनौतियां हैं। वहीं वित्तीय निवेश की बात करें तो कम निजी निवेश और कमजोर वित्तीय मॉडल आदि शामिल है। वहीं सामाजिक व समानता की बात करें तो उच्च कौशल वाली नौकरियों की कमी, महिलाओं की कम भागीदारी आदि शामिल है, ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। प्रमुख सिफारिशों की बात करें तो मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय और डेटा साझा करने के तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। ब्लू बॉन्ड, मिश्रित वित्त पोषण, सॉवरेन गारंटी और पीपीपी यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी जैसे साधनों के माध्यम से निजी एवं वैश्विक निवेश को आकर्षित किया जाना चाहिए। सफल राज्य स्तरीय मॉडल को बड़े पैमाने पर अपनाना चाहिए, जैसे उड़ीसा में महिलाओं के नेतृत्व में सीवीड की खेती और कोच्चि में स्मार्ट पोर्ट और अंडमान द्वीप समूह में इको टूरिज्म आदि जैसी प्रमुख योजनाओं को हर जगह बढ़ावा देना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो प्रलय मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो अभी जो है डीआरडीओ ने 28 से 29 जुलाई 2025 को उड़ीसा के तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का 2 लगातार सफल परीक्षण किया और इसीलिए यह चर्चा में है। तो यह किस प्रकार का मिसाइल है यही बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन बी कह रहा है क्रूज मिसाइल, ऑप्शन सी कह रहा है क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल और ऑप्शन डी एंटी टैंक मिसाइल। तो यह जो है क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, चलिए हम लोग व्याख्या को देखें तो डीआरडीओ ने 28 से 29 जुलाई 2025 को उड़ीसा के